मैं सादत हसन मंटो की कहानी हतक पढ़ने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई। म्यूनिसिपल कमेटी का दरोगा सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियाँ पसलियाँ झंझोड़ कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को वहीं ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो सौगंधी ने अपनी जिस्मानी मशक्क़त के बदले दरोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक से भरी हुई चोली के नीचे से ऊपर की ओर उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते और उसकी खनखनाहट उसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा मालूम होता कि उन सिक्कों की चांदी पिघल कर उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो उस ब्रांडी के बायस थी जिसका अद्धा दरोगा अपने साथ लेकर आया था, और कुछ उस बेवड़ा का नतीजा थी जिसका सोडा खत्म हो जाने पर दोनों ने पानी मिलाकर उसे पिया था। वो सागवान के लंबे चौड़े पलंग पर औंधे मुँह लेटी थी। उसकी बाहें जो कांधों तक नंगी थी, पतंग की उस कांप की तरह फैली हुई थी जो ओस में भीग जाने के बायस पतले कागज़ से जुदा हो जाए। दाएं बाजू के बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मुड़ने के बायस नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे नुची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहाँ रख दिया गया हो। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीज़ें बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। 3-4 सूखे सड़े चप्पल पलंग के नीचे थे, जिनके ऊपर एक कुत्ता मुंह रखकर गैर मरई चीज़ का मुंह चिढ़ा रहा था। उस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिश के बायस उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई उस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पोंछने वाला पुराना टाट दोहरा करके ज़मीन पर रखा है। उस तरफ छोटे से दीवारगीर पर श्रृंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने की सुर्खी, होठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वो गालिबन अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खूंटी के साथ सब्ज तोते का पिंजरा लटक रहा था, जो गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाकर सो रहा था। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संतरे के छिलकों से गला पड़ा था। उन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंगे उड़ रहे थे। पलंग के पास ही एक बेत की कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुश्त सर टेकने के बायस काफ़ी मैली हो गई थी। उस कुर्सी के दाएं हाथ को एक खूबसूरत सी तिपाई थी, जिस पर हिज मास्टर का वाइस का पोर्टेबल ग्रामोफोन पड़ा था। उस ग्रामोफोन पर मढ़े हुए काले कपड़े की हालत बहुत बुरी थी। जंग आलूद सुइयाँ तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी। उस तिपाई के ऐन ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जुड़ी हुई थी। उन तस्वीरों से ज़रा हटकर, यानी दरवाजे में दाखिल होते हुए, बाएं की तरफ दीवार के कोने में गणेश जी की एक शोक रंग की तस्वीर थी, जो ताज़ा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद ये तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जड़ाई गई थी। उस तस्वीर के साथ छोटे से दीवारगीर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए वहाँ रखी गई थी। पास ही एक दिया पड़ा था, जिसकी लौ हवा बंद होने के बायस माथे की मानिंद सीधी खड़ी हुई थी। उस दीवारगीर पर रुई की छोटी बड़ी मरोड़ियाँ भी थी। जब वो बोहनी करती थी तो दूर से ही गणेश जी की मूर्ति से रुपए छुआकर, फिर अपने माथे से लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। उसकी छातियाँ क्योंकि काफ़ी उभरी हुई थी, इसलिए वो जितने भी रुपए अपनी चोली में रखती महफूज पड़े रहते। अलबत्ता कभी जब माधव पुणे से छुट्टी लेकर आता तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के नीचे उस छोटे से गड्ढे में छुपाने पड़ते थे, जो उसने ख़ास इस काम की गरज से खोदा था। माधव से रुपए महफूज रखने का ये तरीका सौगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था। उसने जब ये सुना था कि माधव पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है, तो उसने कहा था, उस साले को तूने कब से अपना यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशिकी मासूकी है। एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मज़े अलग उड़ाता रहता है। हाँ, मज़े अलग रहे, तुझे कुछ भी ले मारता है। सौगंधी, मुझे ना कुछ दाल में काला नज़र आता है। उस साले में कुछ बात तो ज़रूर है जो तुझे भा गई है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूँ
और तुम छोकरियों की ना सारी कमज़ोरियाँ जानता हूँ। ये कहकर रामलाल दलाल ने, जो बम्बई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक 120 छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया था, साली तू अपना धन ना यूँ बर्बाद ना कर, तेरे अंग पर से कपड़े भी उतार कर ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। इस पलंग के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोद और उसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो तेरा यार आया करे ना तो उससे कहा कर, तेरी जान की कसम माता, आज सुबह से ना एक ढेले का मुँह भी नहीं देखा, बाहर वाले से कहकर एक चाय का कप तो मंगा, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, समझी? बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। ये साली कांग्रेस ने शराब बंद करके ना बाज़ार बिल्कुल मंदा कर दिया है। अरे पर तुझे तो कहीं से पीने को मिल जाती होगी, क्यों? भगवान की कसम, जब भी तेरे यहाँ आता हूँ ना और ये खाली बोतलें देखता हूँ, दारू की बात सूंघता हूँ, तो जी चाहता है कि तेरी जून में चला आऊँ। क्या? सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज़्यादा अपना सीना पसंद था। एक बार जमुना ने उससे कहा था, नीचे से इन बम के गोलों को ना बांध कर रखा कर, अंगिया पहना करेगी तो इसकी सख्ताई ठीक रहेगी। सौगंधी ये सुनकर हंस दी थी। जमुना, तू सबको अपने सरीका समझती है क्या? 10 रुपये में लोग तेरी बोटियाँ तोड़कर चले जाते हैं और तू समझती है कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा? अरे कोई मुँह हाथ तो लगाए ऐसी वैसी जगह। अरे हाँ, तुझे कल की बात सुनाऊँ? रामलाल ना रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात के 30 रुपये तय हुए और जब हम सोने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। फिर क्या बताऊँ, अरे वो तो डरने लगा, कहा कि बत्ती मत बुझाओ। सुनती है जमुना, तेरी कसम अंधेरा होते ही उसका सारा ठाठ किरकिरा हो गया। अरे वो तो डर गया। मैंने कहा चलो चलो देर क्यों करते हो, 3 बजने वाले हैं, अभी दिन चढ़ जाएगा। तो बोला रोशनी करो रोशनी करो। मैंने कहा ये रोशनी क्या हुई भला? तो कहता लाइट 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 लाइट। उसकी भीगी हुई आवाज़ सुनकर ना मेरी हंसी नहीं रुकी। मैंने कहा कि भाई मैं तो लाइट ना करूँगी, और ये कहकर मैंने उसके गोश्त भरी रान की एक चुटकी ली। तड़प कर उठ बैठा और उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा तुझे शर्म नहीं आती मर्द हुए? वो पलंग पर आया तो मैं उठी और मैंने लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम जमुना, बड़े मज़े में रात कटी। कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी उजाला कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ हुई तो वो पतलून वतलून पहनकर उठ भागा। साले ने ना 30 रुपये ज़रूर सट्टे में जीते होंगे, जो यूं ही मुफ्त में दे गया मुझे। जमुना, तू ना बिल्कुल अल्हड़ है। ऐसे बड़े बड़े गुर याद हैं मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए। सौगंधी को वाकई बहुत से गुर याद थे, जो उसने अपनी 1-2 सहेलियों को बताए भी थे। आमतौर पर वो ये गुर सबको बताया करती थी। अगर आदमी शरीफ हो, ज़्यादा बातें ना करने वाला हो, तो उसके साथ खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उसे गुदगुदी करो, उसके साथ खेलो। और अगर दाढ़ी रखता हो तो उसमें उंगलियां फिराते रहो, और उंगलियां फिराते फिराते 2-4 बाल भी नोच लो। और अगर पेट बड़ा हो तो उसका पेट थपथपाओ। उसको इतनी मोहलत ही ना दो कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ कर पाए। वो खुश खुश चला जाएगा और रकम बची रहेगी। ऐसे मर्द जो बड़े गुपचुप रहते हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं बहन, हड्डी पसली तोड़ कर रख देते हैं। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितना खुद को जाहिर करती थी। उसके गाहक बहुत कम थे। गायत दर्जा एक जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसल कर उसके पेट में आ जाया करते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बाइस कई लकीरें पड़ गई थी। उन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर उसे ऐसा लगा था कि उसके खारिश ज़दा कुत्ते ने अपने पंजे से ये निशान बना दिए हैं। सौगंधी दिमाग में ज़्यादा रहती थी, लेकिन जो ही कोई नर नाजुक बात, कोई कोमल बोल उसे कह देता तो झट से पिघल कर वो अपने जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल जाती। गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल फिजूल समझता था, मगर उसके जिस्म के बाकी आज़ा सब के सब उसके बहुत बुरी तरह कायल थे। वो थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हें झिंझोड़ कर, उन्हें मार कर सुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी नींद जो थक कर चूर चूर हो जाने के बाद आए। कितनी मज़ेदार होती है ना वो बेहोशी जो मार खाकर बंद बंद ढीले हो जाने पर तारी होती है। कितना आनंद देती है। कभी ऐसा होता है कि तुम हो, और कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम हो ही नहीं। इस होने और ना होने के बीच में कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटके हुए हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, बस
हवा ही हवा, और फिर इस हवा में दम घुटना भी एक ख़ास मज़ा देता है। बचपन में जब वो आँख मिचौली खेला करती थी और अपनी माँ का बड़ा सा संदूक खोलकर उसमें छिप जाया करती थी, तो नाकाफ़ी हवा में दम घुट जाने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो जो तेज़ धड़कन उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी ना, वो उसे बहुत मज़ा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी ज़िंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुपकर गुजार दे, जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहें और कभी कभी उसे ढूंढ भी ले, ताकि वो कभी उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये ज़िंदगी जो वो पिछले 5 वर्षों से गुजार रही थी, आँख मिचौली ही तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती तो कोई और उसे ढूंढ लेता। बस यूं ही उसका जीवन बीत रहा था। वो खुश थी इसलिए क्योंकि उसको खुश रहना पड़ता था। हर रोज़ रात को कोई ना कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलंग पर होता था, और सौगंधी, जिसको मर्दों को ठीक करने के बेशुमार गुरियात थे, इस बात का बार बार तहैया करने पर भी कि वो उन मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेगी और उनके साथ बड़े रूखेपन से पेश आएगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फ़कत एक प्यासी औरत रह जाया करती थी। हर रोज़ रात को उसका नया या पुराना मुलाकाती उससे कहा करता था, सौगंधी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और सौगंधी ये जानकर कि वो झूठ बोलता है, बस मोम हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा हो। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी कि उसको पिघला कर वो अपने सारे अंग अंग पर मल ले, उसकी मालिश करे ताकि ये सारा का सारा उसके मसामों में रच जाए, या फिर वो खुद उसके अंदर चली जाए, सिमट सिमटा कर उसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम करने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता, तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को गोद में ही लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उसे गोद में ही सुला दे। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज़्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उसको निभा भी सकती थी। अब तक 4 मर्दों से वो अपना प्रेम निभा ही तो रही थी, जिनकी तस्वीरें उसने सामने की दीवार पर लटका रखी थी। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता? ये बात उसकी कभी समझ में नहीं आई। एक बार आईना देखते हुए बेइख्तियार ही उसके मुंह से निकल गया था, सौगंधी, तुझसे ज़माने ने ना अच्छा सलूक नहीं किया। ये ज़माना यानी 5 वर्षों के दिन और उनकी रातें उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता थे। गो उस ज़माने से उसको कभी खुशी नसीब नहीं हुई थी जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं। उसे कौन से महल खड़े करने थे जो रुपए पैसे का लालच करती। 10 रुपये उसका आम निक था, जो इसमें से 2.5 रुपये रामलाल दलाल अपनी दलाली काट लेता था। 7.5 रुपये उसे रोज़ मिल जाया करते थे, जो उसकी अकेली जान के लिए काफ़ी थे। और माधव जब पुणे से बकौल रामलाल दलाल सौगंधी पर धावे बोलने के लिए आता था, तो वो 10-15 रुपये का खिराज भी अदा करती थी। ये खिराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को उससे कुछ वो हो गया था। रामलाल दलाल ठीक कहता था, उसमें ऐसी कोई बात ज़रूर थी जो सौगंधी को बहुत भा गई थी। अब उसको छुपाना क्या, बात ही क्यों नहीं दे। सौगंधी से जब माधव की पहली मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते? जानती है तू मेरे साथ किस चीज़ का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? छी छी छी, 10 रुपये, और जैसा कि तू कहती है कि 2.5 रुपये दलाल के, बाकी रह गए 7.5, रहे ना 7.5। अब इन 7.5 रुपयों में तू मुझे ऐसी चीज़ देने का वचन देती है जो तू मुझे दे ही नहीं सकती, और मैं तुझसे ऐसी चीज़ लेने आया हूँ जो मैं तुझसे ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर क्या तुझे इस वक्त इस घड़ी मर्द चाहिए? अरे मुझे तो कोई भी औरत मिल जाएगी, कोई भी भा जाएगी, पर सच बता, क्या तुझे मैं जचता हूँ? और तेरा मेरा नाता ही क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपये, जिसमें से 2.5 रुपये दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। ये 10 रुपये तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं, तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी। तेरा मन कुछ और कहता है और मेरा मन कुछ और।
चल क्यों ना कोई ऐसी बात करें जो तुझे मेरी ज़रूरत हो और मुझे तेरी। वैसे पुणे में हवलदार हूँ मैं, महीने में एक बार आया करूँगा 3-4 दिन के लिए। पर सुन, ये धंधा वंदा छोड़, मैं तुझे खर्च दिया करूँगा। वैसे क्या भाड़ा है इस खोली का? माधव ने और भी बहुत कुछ कहा था, जिसका असर सौगंधी पर इस कदर ज़्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवलदारनी समझने लगी थी। बातें करने के बाद माधव ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीज़ें करीने से रखी और नंगी तस्वीरें जो सौगंधी ने अपने सिराने लटका रखी थी बिना पूछे फाड़ दी और कहा, सौगंधी देख भाई, मैं ऐसी तस्वीरें ना यहाँ नहीं रहने दूंगा। और पानी का ये घड़ा देख तो कितना मैला हो गया है। ये चिथड़े, ये चिंदिया, उफ, कितनी बुरी बास आती है इससे। उठाकर बाहर फेंकी ने। तूने तूने अपने ये बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है। और और बहुत सारी चीज़ें। 3 घंटे की बातचीत के बाद सौगंधी और माधव आपस में घुल मिल गए थे और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि बरसों से वो हवलदार को जानती है। उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में पड़े बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया था और ना कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर की गलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से ये नहीं कहता था कि देख, आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है, कहीं ज़ुकाम तो नहीं है तुझे, ठहर मैं तेरे लिए दवा ला देता हूँ। माधव कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सौगंधी को। उसे महसूस होने लगा था कि माधव की ज़रूरत है उसे। चुनाचे उन दोनों में संबंध हो गया। महीने में एक बार माधव पुणे से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सौगंधी से कहता था, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना यह धंधा शुरू किया ना तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। और अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो तुझे चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख, इस महीने का खर्च मैं तुझे पुणे पहुँचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। और हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? ना माधव ने कभी पुणे से खर्च भेजा और ना ही सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ना सौगंधी ने कभी माधव से ये कहा कि तू क्या ये टर टर करता है, एक फूटी कौड़ी नहीं भेजता तू। और ना ही माधव ने सौगंधी से पूछा था कि ये इतना माल तेरे पास आता कहाँ से है, जबकि मैं तो तुझे कुछ देता ही नहीं। दोनों झूठे थे। दोनों एक मुलम्मा की हुई ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन सौगंधी खुश थी। जिसको असल सोना ना मिले वह मुलम्मा किए हुए गहनों पर राज़ी हो जाया करते हैं। उस वक्त सौगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुमा जिसे ऑफ करना वह भूल गई थी, उसके सिर के ऊपर लटक रहा था। उसकी तेज़ रोशनी उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद में सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे ये कौन आया? सौगंधी के ख्वाब आलूद कानों में दस्तक बुनबुनाहट बनकर पहुंची। दरवाज़ा जब ज़ोर से खटखटाया गया तो चौंक कर वह उठ बैठी। 2 मिली जुली शराबों और दांतों के रेखों में फंसे हुए मछली के रेज़ों ने उसके मुंह के अंदर एक लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसैला और लेसदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लुआब साफ़ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर उसने पलंग के नीचे देखा तो उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था और नींद में किसी गैर मरई चीज़ का मुंह चढ़ा रहा था, और तोता अपने पीठ के बालों में सर दिए हुए सो रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सौगंधी बिस्तर से उठी। सर में दर्द हो रहा था और सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोंगा निकालकर उसने कुल्ली की और दूसरा डोंगा गटागट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल जो बाहर दस्तक देते हुए थक चुका था, भन्ना कर कहने लगा, तुझे सांप सूंघ गया था? ये क्या हो गया था? 1 घंटे से बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, कहाँ मर गई थी? फिर आवाज़ दबाकर उसने हौले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? तब सौगंधी ने कहा, नहीं। तो रामलाल की आवाज़ फिर ऊंची हो गई, अरे तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? भाई हद हो गई, क्या नींद पाई है? यूँ एक एक छोकरी उतारने में अगर 2-2 घंटे सिर खपाना पड़े तो मैं तो अपना धंधा कर चुका। अब तू क्या मुँह देख रही है? झटपट ये धोती उतार और फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वाउडर लगा और चल मेरे साथ। बाहर ना मोटर में एक सेठ बैठे हैं, अरे बस तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चल चल एकदम जल्दी कर फटाफट। सौगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई।
और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। सौगंधी ने तिपाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर उसका ढक्कन खोलते हुए कहा, रामलाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं है। रामलाल ने कंघी दीवार गिर पर रखी और मुड़कर कहा, अरे तो पहले कह दिया होता। सौगंधी ने माथे और कनपटियों पर बाम से छूते हुए गलतफहमी दूर की। वो बात नहीं है रामलाल, बस ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं है। वो कल रात बहुत पी गई ना। रामलाल के मुंह में पानी भर आया। अरे थोड़ी बची हुई हो तो ज़रा हमें भी दे दे, मुंह का मजा ठीक कर ले। सौगंधी ने बाम की शीशी तिपाई पर रख दी और कहा, अरे बची होती तो मुँह ये सर में दर्द होता क्या। देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है ना, उसे अंदर ले आ। रामलाल ने जवाब दिया, अरे नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते, जेंटलमैन आदमी है। अरे वो तो मोटर को बाहर गली में खड़ी करते हुए भी घबरा रहे थे। चल चल चल, तू कपड़े वपड़े पहन, जरा सा गली के नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपये का सौदा था। सौगंधी इस हालत में, जबकि उसके सिर में शिद्दत का दर्द था, कभी कबूल नहीं करती, मगर उसे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। उसकी साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी जिसका खाविंद मोटर के नीचे आकर मर गया था। उस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था, लेकिन उसके पास क्योंकि किराया नहीं था, इसलिए वो कसम पुरसी की हालत में पड़ी हुई थी। सौगंधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था, बहन तू चिंता ना कर, मेरा मर्द आएगा ना पुणे से, तो मैं उससे कुछ रुपए लेकर तुझे दे दूंगी और तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधव पुणे से आने वाला था, मगर रुपयों का बंदोबस्त तो सौगंधी को ही करना था। चुनाचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में उसने धोती उतारकर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्ख पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के एक ठंडे पानी का डोंगा पिया और रामलाल के साथ हो ली। गली, जो कि छोटे शहरों के बाजार से कुछ बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी, जैसे गैस के लैंप जो खंभों पर जड़े हुए रहते हैं, पहले की निस्बत बहुत धुंधली सी रोशनी दे रहे थे। जंग के बायस उनके शीशों को गदला कर दिया गया था। इस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नज़र आ रही थी। कमज़ोर रोशनी में उसे स्याह रंग की मोटर का साया नज़र आया और रात के पिछले पहर की भेदी भरी खामोशी। सौगंधी को ऐसा लगा जैसे उसके सिर का दर्द फिज़ा पर भी छा गया हो। एक कसैलापन उसे हवा के अंदर भी महसूस हुआ था, जैसे ब्रांडी और बेवड़ा के बायस वो बोझिल हो रही थी। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठे हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में सौगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए वो आ गई। बड़ी अच्छी छोकरी है जी, थोड़े ही दिन हुए हैं इसे धंधा शुरू किए। फिर सौगंधी से मुखातिब होकर कहा, सौगंधी इधर आओ, सेठ जी बुलाते हैं। सौगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहिब ने बैटरी उसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए उस रोशनी ने सौगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी। बटन दबाने की आवाज़ पैदा हुई और बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से निकला, हाँ। फिर एक मोटर का इंजन फड़फड़ाया और कार ये जा वो जा। सौगंधी कुछ सोचने भी नहीं पाई थी कि मोटर चल दी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी नहीं देख पाई थी। कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ? उस हाँ का मतलब क्या था जो अभी तक उसके कानों में भिनभिना रही थी? रामलाल दलाल की आवाज़ सुनाई दी, पसंद नहीं किया तुझे, मुफ्त में ही मेरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए। ये सुनकर सौगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक ज़बरदस्त हरकत पैदा हुई। कहाँ गई वो मोटर? कहाँ गया वो सेठ? तो का मतलब ये था कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी तो गाली उसके पेट के अंदर से उठी और ज़बान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती उसके सामने बाजार के अंधियारे में डूब रही थी और सौगंधी को ऐसा महसूस हो रहा था कि लाल लाल अंगारा हूँ है जो उसके सीने में बरमे की तरह उतरा चला जा रहा है। उसके जी में आया कि ज़ोर से पुकारे, ओ सेठ, ज़रा रोकना अपनी मोटर बस 2 मिनट के लिए। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो ख़ास मौक़ों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की हल्की हवा से लहरा रही थी।
ये साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सौगंधी को इतनी बुरी मालूम हो रही थी। वो चाहती थी कि इस साड़ी के वो चिथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी में हवा में लहरा लहरा कर ऊह ऊह की आवाज़ आ रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि ये श्रृंगार उसने अपने आप को पसंद करवाने के वास्ते किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। मैंने उस मुँह को दिखाने के लिए थोड़ी अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है, और मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दलाल और ये बाज़ार, वो मोटर, बैटरी की चमक, ये सब कुछ सोचते ही रोशनी के धब्बे उसके हद्दे निगाह तक फ़िज़ा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के इस झोंके में सुनाई देने लगी। उसके माथे पर बाम का लेप, जो श्रृंगार करने के दौरान बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बायस उसके मसामों में दाखिल होने लगा था और सौगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्क आलूद माथे के पास से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि सर्द सर्द टीन का एक टुकड़ा चस्पा करके उसके माथे पर लगा दिया गया। सर में दर्द वैसा का वैसा मौजूद था, मगर ख्यालात के भीड़ भाड़ और उसके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सौगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे से ऊपर निकाल कर लाना चाहा, मगर वो नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे, उसके सर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो, ऐसा दर्द कि वो सिर्फ दर्द का ख्याल करे और सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। क्या ये दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत? नहीं, ये तो वही हूँ थी जो उसके दिल के अंदर कभी सिकुड़ती थी और कभी फैलती थी। घर की तरफ सौगंधी के कदम उठे और फिर रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी। रामलाल दलाल का ख्याल था कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया। उसने तो कहा कि सौगंधी तुझे पसंद नहीं किया। उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक पाँव नहीं चढ़ाई थी जब वो मेरे साथ सोने लगा था? मुझे गिन नहीं आई थी क्या? मुझे तो उबकाई आते आते रुक गई थी। ठीक है, पर सौगंधी, तूने उसे नहीं धुतकारा था, तूने उसे नहीं ठुकराया था, और इस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। इस का क्या मतलब था? ये कि इस छछुंदर के सर में चमेली का तेल, ये मूंग और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तो ये छिपकली कहाँ से पकड़ कर ले आया? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा था, 10 रुपए। अरे इससे तो खच्चर अच्छी है। सौगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थी। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता और कभी रामलाल दलाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया, लेकिन फ़ौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करने लगती। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगें, उसका सब कुछ पीछे मुड़ जाता और सोचती कि वो सेठ कहीं उसे दिख पाए। उसके अंदर एक ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी कि जो कुछ हुआ वो एक बार फिर से हो। वो हौले हौले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और उसके चेहरे पर रोशनी फेंके। ऊह की आवाज़ आए और सौगंधी अंधाधुंध अपने पंजों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दे। वहशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी उंगलियों के सारे नाखून, जो मौजूदा फैशन के मुताबिक उसने बढ़ा रखे थे, उस सेठ की गालों में गाड़ दे। बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीटे और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दे। और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सौगंधी को इस वक्त इसलिए आया क्योंकि उसकी आंखों में से गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बायस 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएक सौगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम क्यों रोती हो? तुम्हें क्या हुआ कि तुम टपकने लगी? आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक आंसुओं में तैरता रहा। जब पलकों पर आंसू काँप रहे थे, सौगंधी उन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फड़ 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 ये आवाज़ आई। कहाँ से आई? सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी को ना पाया। अरे ये तो उसका दिल फड़फड़ाया था। वो समझी कि मोटर का इंजन बोला है। उसका दिल,
ये क्या हो गया था उसे, या फिर उसके दिल को आज क्या रोग लग गया था कि अच्छा भला चलता फिरता एक जगह रुक कर धड़धड़ करने लगा, बिल्कुल उस खिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सुई की आवाज़ से एक जगह आके रुक जाता है। रात कटी गिन गिन तारे 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 की रट लगा देता है। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर है ना। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी तरह से उस तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से ख्याल आया, ये तारे तो सुंदर हैं, पर तू कितनी भौंडी है, क्या भूल गई अभी अभी तेरी सूरत को फटकारा गया है। सौगंधी बदसूरत तो नहीं थी। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगते, जो इन 5 बरसों के दौरान वो आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंग रूप अब वो नहीं था जो आज से 5 बरस पहले था, जबकि वो तमाम फ़िक्रों से आज़ाद थी, अपने माँ बाप के साथ थी। लेकिन वो बदसूरत तो बिल्कुल नहीं थी, अब भी नहीं थी। उसकी शक्ल व सूरत उन आम औरतों जैसी थी जिनकी तारीफ़ मर्द गुज़रते गुज़रते घूर कर लेते हैं। उसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी जो सौगंधी के ख़्याल में हर मर्द उस औरत में ज़रूरी समझता है जिसके साथ वो एक रात बिताना चाहता है। वो जवान थी, उसके आज़ा मुतनासिब थे। कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थी तो वो खुद उनकी गोलाई और गुदगुदाहट को पसंद किया करती थी। वो खुशखल्क थी। इन 5 बरसों के दौरान में शायद ही कोई ऐसा आदमी था जो उससे नाखुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार थी, बहुत रहमदिल। पिछले कई दिनों जब क्रिसमस में वो गोलपेठा में रहती थी तो एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर उसने दूसरे कमरे में जाकर खूंटी से कोट उतारा तो बटवा गायब था। सौगंधी का नौकर ये बटवा लेकर चला गया था। बेचारा बच्चा बहुत परेशान हुआ। छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बम्बई आया था। अब उसके पास वापस जाने को पैसे नहीं थे। सौगंधी ने तरस खाकर उसे रुपए दे दिए। मुझ में क्या बुराई है? सौगंधी ने यह सवाल हर उस चीज़ से किया जो आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर, सड़क की उखड़ी हुई बजरी, इन सब चीज़ों की तरफ से उससे कोई जवाब न मिला। वो बारी बारी इन सब चीज़ों की तरफ देखती रही। फिर आसमान की तरफ उसने निगाहें उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर सौगंधी को कोई जवाब न मिला, क्योंकि जवाब उसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो अच्छी है, वो बुरी नहीं है, पर वो चाहती थी कि कोई उसे इसकी तायीद करे। कोई इस वक्त उसके कंधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे कि सौगंधी, कौन कहता है तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो बुरा है। नहीं नहीं, इतना कहने भी कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी का इतना कह देना ही काफ़ी था कि सौगंधी तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कोई उसकी तारीफ़ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीज़ों को भी ऐसी नज़रों से देखती है जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। उसके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा क्यों माँ बन रहा है? वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने को क्यों तैयार हो रही है? उसका जी क्यों चाहता है कि सामने वाले गैस के आहनी खंभे के साथ चिमट जाए और उसका सारा सर्द लोहे पर गाल रखकर अपने गर्म गर्म गाल उसकी सारी सर्दी चूस ले। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर, हर वो शय जो सन्नाटे में उसके आसपास थी, उसे हमदर्दी की नज़रों से देख रही थी। और उसके ऊपर झुका हुआ आसमान जो मटियाले रंग की ऐसी मोटी चादर मालूम होता था जिसमें बेशुमार सुराख हो रखे हैं, उसकी बातें समझता था। और सौगंधी को भी ऐसा लगता था कि वो तारों का टिमटिमाना समझती है। लेकिन उसके अंदर क्या गड़बड़ थी? वो क्यों अपने अंदर एक मौसम की फ़िज़ा को महसूस करती थी जो बारिश से पहले देखने में आती है? उसका जी चाहता था कि उसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है उसके रास्ते बाहर निकल जाए। पर ये कैसे हो ये सब? सौगंधी गली के नुक्कड़ पर ख़त डालने वाले भपके के पास खड़ी थी। हवा के तेज़ झोंके से उस भपके की आहनी ज़बान को उसके खुले हुए मुंह में लटकती देखकर लड़खड़ाई तो सौगंधी की निगाह यकायक उसकी तरफ उठी जिधर मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आया। कितनी ज़बरदस्त आरजू थी कि मोटर एक बार फिर आए। अरे ना आए मेरी बला से, मैं क्यों अपनी जान हलाकान करूं? घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त की दर्द सरी।
चल सौगंधी, ठंडे पानी का एक डोंगा पी, थोड़ा सा बाम लगा और सो जा, फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। मोटर वाली की ऐसी की तैसी। ये सोचते हुए सौगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली है। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, उसी तरह अब भी हल्का हो गया था। घर की तरफ चलने लगी तो ख्याल का बोझ ना होने के बायस उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाक़या उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रोए रोए पर छा गया। कदम फिर बोझिल हो गया और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में उसके मुंह पर रोशनी का चाटा मारकर एक आदमी ने अभी अभी उसकी हतक की है। ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे का दबाव महसूस किया, जैसे कोई भेड़ बकरी की तरह दबा दबा कर देख रहा है कि गोश्त है भी या नहीं, या सिर्फ बाल ही बाल है। उस सेठ ने, परमात्मा करे कि उस सौगंधी ने चाहा कि उसको बद्दुआ दे, मगर सोचा कि बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मज़ा तो तब होता कि जब वो सामने होता और वो उसके वजूद के ज़र्रे पर लानतें लिखती, उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि ज़िंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़ कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, ये ले, यही लेने आया था ना तू, ले, दाम दिए बिना ले जा। लेकिन जो कुछ मैं हूँ, जो मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके सौगंधी के जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार मुठभेड़ हो जाए तो ये करूँगी, नहीं 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 नहीं, मैं उसके साथ ये करूँगी, नहीं ये नहीं, मैं ये करूँगी। लेकिन जब सौगंधी सोचती कि सेठ से उसका दोबारा मिलना मुहाल है, तो वो एक छोटी सी गाली देने से ही खुद को राज़ी कर लेती। सिर्फ एक छोटी सी गाली जो उसकी नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इसी उधेड़ बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा में ही घूमकर रह गई। कुंडी में ताला नहीं था। सौगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ दबाया तो हल्की सी चरमराहट हुई। अंदर से कुंडी खुली हुई थी। दरवाजे ने जमा ही ली। सौगंधी अंदर दाखिल हो गई। माधव मूँछों में हंसा और दरवाज़ा बंद करके सौगंधी से कहने लगा, हाँ तो आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। हर रोज़ इस तरह सुबह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी ना तो तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द वो भी गायब हो जाएगा। अरे वो जिसकी बाबत तू शिकायत करती रहती है ना, बता, विक्टोरिया गार्डन तक तो हो ही आई होगी ना। क्यों क्यों अरे बोल। सौगंधी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही माधव ने जवाब की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल माधव बात किया करता था तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि सौगंधी उसमें हिस्सा ले, और सौगंधी जब कोई बात किया करती थी तो ये भी ज़रूरी नहीं था कि माधव उसमें हिस्सा ले, क्योंकि कोई बात करनी होती थी इसलिए वो बात करते थे। माधव बेत की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुष्ट पर उसके तेल से चपड़े हुए सर ने मैल का एक बड़ा धब्बा बना दिया था, और टांग पर टांग रखकर उसने अपनी मूँछों पर उंगलियां फिराना शुरू किया। सौगंधी पलंग पर लेट गई और बैठकर कहने लगी, मैं आज तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। माधव बड़ा सिटपटाया, इंतज़ार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आने वाला हूँ? सौगंधी ने भींचे हुए लब खोले। उन पर एक पीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने रात तुझे सपने में देखा था। उठी तो कोई भी नहीं था, सो जी ने कहा चलो कहीं बाहर घूम आए, और माधव खुश होकर बोला, और मैं आ गया। भाई बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, दिल को दिल से राह होती है। तूने ये सपना कब देखा? 4 बजे के करीब। माधव कुर्सी से उठकर सौगंधी के पास बैठ गया। और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे बिल्कुल यही तो साड़ी पहने मेरे पास खड़ी थी। तेरे हाथों में क्या था? तेरे हाथों में, हाँ, तेरे हाथों में रुपयों से भरी थैली थी। तूने थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधव तू क्यों चिंता करता है, ये ले, ये थैली रख। अरे तेरे मेरे रुपए क्या 2 हैं? सौगंधी तेरी जान की कसम, फ़ौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। अब क्या सुनाऊँ, बड़ी परेशानी है। बैठे बिठा एक केस हो गया है।
अब 20-30 रुपये हों तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। अरे थक तो नहीं गई है ना तू? आजा लेट जा, मेरी तरफ पैर करके लेट जा। सौगंधी लेट गई, दोनों बाहों का तकिया बनाकर सोने लगी और उसके लहजे में जो उसका अपना नहीं था माधव से कहने लगी, माधव ये किस मुँह ने तुझ पर केस किया? देख बेल वेल का डर हो तो मुझसे कह दे, 20-30 तो क्या 100-50 भी ऐसे मौक़ों पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाए तो फ़ायदा अपना ही होता है, जान बची और लाखों पाए। बस 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 अब जाने दे, थकन कुछ ज़्यादा नहीं है। मुट्ठी चापी छोड़ और मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा तो दिल धक धक करने लगा। और हाँ, वापस कब जाएगा तू? माधव को सौगंधी के मुंह से शराब की बास आई तो उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक इंस्पेक्टर को 100-50 ना थमाए, इसे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ 50 से काम चल जाएगा शायद। 50? ये कहकर सौगंधी बड़े आराम से उठी और उन 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधव की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो दोनों रानों पर अपने हाथ रखे बैठा था। एक हाथ में गुलाब का फूल था, पास ही तिपाई पर 2 मोटी मोटी किताबें धरी थी। तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधव पर इस कदर गालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फ़ोटो उतरेगा, हमारा फ़ोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधव आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फ़ोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। सौगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नोकीली थी कि माधव की को सुइयाँ चुभने लगी। पलंग से उठकर वो सौगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इतना ज़ोर से हंसी? सौगंधी ने बाएं की पहली तस्वीर को इशारा किया। ये म्यूनसिपल कमेटी का दरोगा। म्यूनसिपल कमेटी का दरोगा। उसकी म्यूनसिपल कमेटी के दरोगा की ज़रा देख तो, कहता था कि एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। ये मुंह और मसूर की दाल। ये कहकर सौगंधी ने फ्रेम को इतनी ज़ोर से खींचा कि दीवार की कील भी पलस्तर समेत उखड़ गई। माधव की हैरत अभी दूर नहीं हुई थी कि सौगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से फ्रेम नीचे ज़मीन पर गिरा और कांच टूटने की झनकार सुनाई दी। सौगंधी ने इस झनकार के साथ कहा, रानी भंगन आएगी कचरा उठाने तो अपने राजा को साथ लेकर जाएगी। एक बार फिर उसी नोकीली और तीखी हंसी की फुहार सौगंधी के होठों से गिरना शुरू हुई, जैसे वो उन चाकू या छुरी की तेज़ धार कर रही है। माधव बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और फिर हंसा। सौगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब है? भौंडी शक्ल का कोई भी आदमी मेरे घर नहीं रहेगा। क्यों माधव? माधव फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और हंसने लगा। एक हाथ से सौगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधव का फ़ोटो जुड़ा था। माधव अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। 1 सेकंड में फ्रेम कील समेत सौगंधी के हाथ में था। जोर का कहकहा लगाकर उसने हाँ की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब फ्रेम ज़मीन पर गिरे तो कांच टूटने की आवाज़ आई। माधव को ऐसा मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई चीज़ टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर कहा, अच्छा किया, मुझे भी ये फ़ोटो पसंद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सौगंधी माधव के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फ़ोटो पसंद नहीं था? पर मैं पूछती हूँ, तुझ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी को पसंद आ सकती है? तेरी ये पकौड़े जैसी नाक, या फिर तेरा ये बालों भरा माथा, तेरे सूजे हुए नथुने, या फिर तेरे बढ़े हुए ये कान? छी, तेरे मुँह से कितनी बास आती है। ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फ़ोटो पसंद नहीं था? क्यों पसंद होता? तेरे ऐप जो छिपा रखे थे इस फ़ोटो ने। और आजकल का ना ज़माना ही ऐसा है, जो ऐप छिपाए वही माधव पीछे हटता गया। आखिर जब वो दीवार से लग गया तो उसने अपनी आवाज़ में एक ज़ोर पैदा किया और कहा, देख सौगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ। सौगंधी ने इससे आगे माधव के लहजे में कहना शुरू किया,
अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर से किसी को यहाँ बुलाया तो मैं तुझे चुटिया से पकड़ कर बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च तो मैं तुझे पूना पहुँचकर मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, अरे क्या भाड़ा है इस खोली का? माधव चकरा गया। सौगंधी ने कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ क्या भाड़ा है इस खोली का। 15 रुपये भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपये भाड़ा है मेरा। और जैसा कि तुझे मालूम है कि 2.5 रुपये दलाल के और बाकी बचे 7.5 है ना, 7.5। और अब इन 7.5 रुपये में मैंने ऐसी चीज़ देने का वचन दिया है जो मैं तुझे दे ही नहीं सकती, और तू ऐसी चीज़ लेने आया है जो तू ले ही नहीं सकता। अब तेरा मेरा नाता ही क्या है? कुछ नहीं, बस ये 10 रुपये जो तेरे मेरे बीच में बच रहे हैं। सो हम दोनों ने मिलकर ऐसी बात की कि तुझे मेरी ज़रूरत है और मुझे तेरी। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपये बचते थे और आज ये 50 रुपये बच रहे हैं। तू भी इनका बचना सुन रहा है और मैं भी। अरे तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? छी 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 छी। ये कहते हुए सौगंधी ने माधव की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। यह हरकत माधव को बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सौगंधी। सौगंधी ने माधव की जेब से रुमाल निकालकर सूंघा और ज़मीन पर फेंक दिया। छी 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 छी, ये चिथड़े, ये चिंदियाँ, उफ, कितनी बुरी बात आती है इससे। उठाकर बाहर फेंक इनको। सौगंधी ने तेज लहजे में कहा, सौगंधी के बच्चे, किस लिए आया तू यहाँ? तेरी माँ रहती है यहाँ इस जगह जो तुझे 50 रुपये देगी, या फिर तू बड़ा गबरू जवान है कि मैं तुझ पर आशिक हो जाऊंगी? कुत्ते कमीने, मुझ पर रौब गांठता है। तेरी दबैल हूँ क्या? तेरी रखैल हूँ क्या? भीख मंगे, तू अपने आप को समझ के क्या बैठा है? मैं कहती हूँ तू है कौन? चोर है, गटकतरा है, लुच्चा है, क्या है तू? और इस वक्त तू मेरे मकान में क्या करने आया है? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो या ना हो, यहाँ ना मैं तुझ पर ज़रूर केस खड़ा कर दूंगी। चल भाग यहाँ से। माधव सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर से कह सका, सौगंधी तुझे क्या हो गया है? तेरी माँ का सिर। तू होता कौन है मुझसे ये सवाल करने वाला? भाग यहाँ से वरना। सौगंधी की बुलंद आवाज़ सुनकर उसका खारिज ज़दा कुत्ता जो सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ा कर उठा और माधव की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सौगंधी ज़ोर से हंसने लगी। माधव डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो सौगंधी की गरज सुनाई दी, खबरदार, पड़ी दे वही के, और तू जा। तेरे पूना पहुंचने तक ना मैं ये तेरी टोपी मनी ऑर्डर कर दूंगी। ये कहकर वो और ज़ोर से हंसी और हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गई। उसके खारिज ज़दा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधव को कमरे से बाहर निकाल दिया। सीढ़ियाँ उतार कर जब कुत्ता अपनी तुंड मुंड दुम हिलाता सौगंधी के पास आया और उसके कदमों के पास बैठकर कान फड़फड़ाने लगा तो सौगंधी चौंक गई। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, ऐसा सन्नाटा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसे लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई रेलगाड़ी सब स्टेशनों पर मुसाफिर उतार कर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ये खला जो अचानक सौगंधी के अंदर पैदा हो गई थी उसे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। उसने काफ़ी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसुध वो एक ही वक्त में बेशुमार ख़यालात अपने दिमाग में ठूसती रही, मगर बिल्कुल छलनी सा हिसाब था। इधर दिमाग को पुर करती थी, उधर वह खाली हो जाता था। बहुत देर तक वो बेद की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद जब उसको अपना दिल परचाने का कोई तरीका ना मिला तो उसने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया और सागवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटाकर सो गई।